दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए ये वाला पीसीबी मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, इसका सेलिंग भी चल रहा था और बहुत से बंदों ने इसे परचेज भी कर रखा था, लेकिन मैंने अभी तक इसका कंपोनेंट फिलिंग का वीडियो नहीं बनाया था। तो चलिए आज इसका कंपोनेंट फिलिंग का वीडियो प्लस इसके आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन वाला वीडियो प्लस टेस्टिंग का वीडियो सब एक साथ यहाँ पर आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें कंपोनेंट फिलिंग। तो देखिए इसमें कंपोनेंट फिलिंग कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू अपनी जगह पे लिखी हुई है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम 33 के ये दो रजिस्टेंस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 33 के ये जो दो रजिस्टेंस है ये 1 वाट में लिखी हुई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 33 के 1 वाट में नहीं मिल पाती है। तो आप ये जो चारों रजिस्टेंस है आप इसे क्वार्टर वाट में भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर जो रजिस्टेंस लिखी हुई है इसकी वैल्यू यहाँ लिखी है 100 के 1 मेगा ओम, यहाँ पर 1 मेगा ओम 33 के 15 के 100 के, और यहाँ पर देखिए 15 के ये रजिस्टेंस है 6.8 के 2.2 के, और यहाँ 1 के 100 के 1.8 के की दो रजिस्टेंस है। अगर ये दोनों नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप 2.2 के लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार 1.8 के नहीं मिल पाती है। और यहाँ पर देखिए 100 ओम 1 वाट की ये 4 रजिस्टेंस है एंड 22 ओम 1 वाट की 2 रजिस्टेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो रजिस्टेंस दिखाई है, और यहाँ पर देखिए 56 ओम 5 वाट की 2 रजिस्टेंस है। तो कई बार ऐसा होता है 56 ओम 5 वाट नहीं मिल पाता तो आप 47 ओम 5 वाट लगाइए, या फिर 100 ओम 1 वाट लगा देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप 15 पेयर ड्राइव करते हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पर आप 56 ओम 5 वाट या 47 ओम 5 वाट की रजिस्टेंस लगाइए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पेयर ड्राइव करते हैं तो आप वो 100 ओम 1 वाट की 2 रजिस्टेंस वहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस की बातें हो गई। तो चलिए इसमें अब देख लेते हैं जंपर। तो यहाँ पर देखिए एक जंपर यहाँ लगा हुआ है, एक जंपर यहाँ लगा हुआ है। तो ये 2 जंपर लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें कंपोनेंट फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पर 33 के 1 वाट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं 33 के क्वार्टर वाट लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी चल जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि 33 के 1 वाट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर दोस्तों टाइम बचाते हुए मैंने आपको जितनी रेजिस्टेंस बताई है उन सब की वैल्यू सभी उसी वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पर फिल कर लेते हैं। दोस्तों इस बोर्ड में आपको ज़्यादातर सभी रेजिस्टेंस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक 1.8 के है, ये अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर 2.2 के लगा सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों धीरे धीरे बोर्ड में सभी रेजिस्टेंस लग चुकी हैं। अब इस बोर्ड में ये रेजिस्टेंस लग जाने के बाद यहाँ पर देखिए 56 ओम 5 वाट की भी रेजिस्टेंस है। तो वो रेजिस्टेंस लगाने के पहले इसके ये रेजिस्टेंस के नीचे एक जंपर लगा हुआ है, तो ये जंपर को लगा लेना है, उसके बाद ही ये रेजिस्टेंस लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 56 ओम नहीं मिला तो मैं लगा रहा हूँ 50 ओम 5 वाट। अगर आपको भी नहीं मिलता है 56 ओम तो आप 47 ओम 5 वाट लगाइए, या 50 ओम 5 वाट लगाइए, या फिर 68 ओम 5 वाट लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिलता है, आप 4 या 5 पेयर ओनली ड्राइव करते हैं, तो आप 100 ओम 1 वाट इजीली लगा सकते हैं, वो भी चल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कई बंदे गलती कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजिस्टर के एमीटर में लगने वाली रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं, 2 डायोड है 4148 के। तो ये दोनों डायोड को हमें यहाँ पर लगा देना है। ये 741 इस आईसी से कनेक्टेड है, ये 2 डायोड। तो हम यहाँ पर ये 2 डायोड को लगा देंगे। तो यहाँ पर इनकी पोलैरिटी देखकर आप इस तरीके से इनको लगा दीजिए। डायोड में देखिए दोस्तों पोलैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पोलैरिटी गलत होती है डायोड की तो आपका सर्किट काम नहीं करता। तो इसके लिए डायोड के ऊपर एक ब्लैक कलर की मार्किंग होती है, ये इस स्पेशली ग्लास वाले डायोड में, एंड ब्लैक डायोड में एक वाइट कलर की मार्किंग होती है। तो देखिए यहाँ पर 15 वोल्ट के झिनर डायोड है, 2 15 वोल्ट के झिनर डायोड है और एक 12 वोल्ट का झिनर डायोड है। तो ये भी लगा लेना है। और अगर आपको 15 वोल्ट के झिनर डायोड नहीं मिलते हैं तो आप 12 वोल्ट के दोनों झिनर डायोड 15 वोल्ट की जगह लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0.1 माइक्रोफैराड का यहाँ पर कैपेसिटर लगना है।
तो ऐसे कुल 4 कैपेसिटर लगने हैं। तो देखिए ये कैपेसिटर आया हुआ है 0.1 माइक्रोफराड, यानी कि इसका कोड होता है 104 और ये 250 वोल्ट में है। तो ये मुझे हाई क्वालिटी में मिल गया ये कैपेसिटर। आप इसकी जगह ग्रीन वाला भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से ये चारों कैपेसिटर लग जाने से बोर्ड में एक अच्छा सा लुक भी आ रहा है। और यहाँ पर देखिए 120 पीएफ है। तो कई बार ऐसा होता है कि 120 नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप 100 पीएफ लगा लीजिए। तो मेरे पास भी 120 पीएफ नहीं है, तो मैं यहाँ पर 100 पीएफ लगा रहा हूँ। तो यहाँ 100 पीएफ लगाने से कोई इशू नहीं है, वो इजीली मिल जाता है। 100 पीएफ का कोड 101 होता है। दोस्तों ये ब्लू कलर के पीएफ में जो प्रिंट होता है बहुत बारीक प्रिंट होता है, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका कोड 101 होता है। तो इस तरीके से 101 कोड वाले यानी 100 पीएफ के 3 कैपेसिटर इसमें लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने लगा दिया है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है बंदों को ब्लू कलर के नहीं मिलते हैं, उन्हें सिरेमिक वाले पीले कलर के मिलते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हम 1015 के 4 ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे कंपोनेंट फिलिंग हो जाएंगे तो छोटे कंपोनेंट को पहले लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 ट्रांजिस्टर मैंने अलग अलग बैच के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही बैच के हैं। मैचिंग बिल्कुल नहीं, ये मैच नहीं है चारों ट्रांजिस्टर। अब मैच नहीं होने के बावजूद भी हमारा डीसी ऑफसेट बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि 741 आईसी हमने लगा रखी है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी ट्रांजिस्टर आप ऐसा मैचिंग करके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि फैक्ट्री में होता है। जो इनपुट ट्रांजिस्टर स्पेशली मैच करके लगाए जाते हैं, लेकिन इस बोर्ड में आपको मैचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोर्ड का परफॉर्मेंस किसी भी अनमैच ट्रांजिस्टर में भी बहुत अच्छा रहेगा, डीसी ऑफसेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका इतना बेहतरीन डीसी ऑफसेट रहेगा दोस्तों, आप कंपनी के भी एम्पलीफायर देखेंगे तो उसके अंदर जो डीसी ऑफसेट है इससे इस बोर्ड से ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस बोर्ड का डीसी ऑफसेट कंपनी के एम्पलीफायर से भी अच्छा रहेगा। आप चाहे तो खुद मेज़र करके देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर लगेंगे, ये कैपेसिटर लगा दिया है मैंने, इनकी वैल्यू लिखी हुई है इनके आगे 100 यूएफ एंड ये 220 यूएफ। ये 220 यूएफ 80 वोल्ट में है, नहीं मिले तो 63 वोल्ट वाला भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। एंड 100 यूएफ 35 वोल्ट में था। अब यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर 10 यूएफ 50 वोल्ट बीपी, यानी बीपी से होता है बाइपोलर, लेकिन वो भी नहीं मिलता है लोगों को। तो आप कोई बात नहीं, पोलर वाला 10 यूएफ का लगा दीजिए, इसमें प्लस एंड माइनस इंडिकेट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 470 पीएफ के 2 कैपेसिटर लगते हैं, तो ये यहाँ पर लगा दीजिए। लास्ट टाइम मैंने रिपीट किया, अगर आपको ब्लू वाले कैपेसिटर नहीं मिलते हैं 470 या 100 पीएफ में, तो आप सादे वाले पीले वाले लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, आपका बोर्ड अच्छा काम करेगा। और यहाँ पर 4007 के 3 डायोड लगते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायोड आपको काफ़ी ध्यान से लगाना है, मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेना है, उसका रीडिंग जो है 300 से लेके 500 के बीच में रहना चाहिए। 600 या 700 भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीडिंग कभी भी 800 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से ये डायोड लग जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैं भूल गया था 100 ओम 1 वाट की, इसे भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पर लग जाएंगे ये चारों ट्रांजिस्टर। तो चारों ट्रांजिस्टर के मार्किंग बिल्कुल इजी उनके सामने लिखी हुई है, A940 की जगह A940 लगा देना है। आप चाहें तो ट्रांजिस्टर को स्टैंडिंग माउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लीपिंग माउंटिंग लगाई है, ये फैसिलिटी है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है स्लीपिंग माउंटिंग, क्योंकि इस तरीके से ट्रांजिस्टर की पिन बेंड नहीं होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एक्चुअली स्लीपिंग माउंटिंग लगाने का मकसद ये है कि ट्रांसपोर्ट में इस टाइप के ट्रांजिस्टर अक्सर बेंड हो जाया करते हैं, तो ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अननेसेसरी इनका जो मेटल पार्ट होता है वो एक्सपोज रहता है, तो उससे कोई शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, इसीलिए इनकी स्लीपिंग माउंटिंग इसमें मैंने की है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चारों ट्रांजिस्टर है, इनको जब सोल्डरिंग कर लेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर एक जंपर वायर है और उसका ये जो बॉडी कलेक्टर होता है ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सोल्डरिंग होने के बाद हालांकि ये ट्रांजिस्टर इधर उधर मूव नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप इंश्योर करें कि वो जंपर के साथ वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट ना हो। और इसके साथ साथ जो बैक साइड जो सोल्डरिंग साइड है,
यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट यानी सोल्डरिंग की वजह से शॉर्ट नहीं होने चाहिए इनके लेग। तो ये चेक करने के लिए आपको ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर एंड कलेक्टर टू एमीटर के बीच में कंटिन्यूटी मार लेनी चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग कर रखी है, लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर के जो पिंस होते हैं इतने क्लोज होते हैं कि उसमें सोल्डरिंग के शॉर्ट होने का रिस्क होता है। तो आप ये बहुत ध्यान से देखिए कि सोल्डरिंग की वजह से ट्रांजिस्टर की पिन शॉर्ट ना हो गई हो। तो इसके लिए आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जैसे बेस टू कलेक्टर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एंड बेस टू एमीटर। तो ऐसे करके सभी चारों ट्रांजिस्टर का कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए कि कोई पिन शॉर्ट तो नहीं है। और बाकी सभी ट्रांजिस्टर का पिन काफ़ी दूर दूर है तो उनमें शॉर्ट होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस तरीके से सभी ट्रांजिस्टर के मतलब जो A940 एंड 2073 ये चारों ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर एंड कलेक्टर टू एमीटर के बीच में कंटिन्यूटी लेना जरूरी है। बीप नहीं आनी चाहिए, आपको ओपन रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लगा लेते हैं आईसी। तो आईसी डायरेक्ट भी लगाई जा सकती है, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप यहाँ पर एक आईसी का बेस लगा दें। बेस लगाने से फ़ायदा ये है कि जब भी आप इस बोर्ड को टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब आईसी आप निकाल के देख सकते हैं डीसी ऑफसेट कितना है और आईसी लगाने के बाद डीसी ऑफसेट कितना आ रहा है। तो ये दोनों टेस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बेस को सोल्डरिंग कर दिया है और आईसी भी लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पर रह जाते हैं दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर। तो देखिए यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर मैंने चूज़ किए हैं C5198 एंड A941। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को इस तरीके से माउंट कर देना है। तो इस तरीके से माउंटिंग करके सोल्डरिंग कर देंगे। तो देखिए अब सोल्डरिंग करने के बाद ये बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से ये बोर्ड दिखाई देगा। एंड ड्राइवर ट्रांजिस्टर के पीछे छोटी हीट सिंक आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है हीट सिंक की, वहाँ पर वो हीट नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका बैक साइड सोल्डरिंग साइड और ये फ्रंट साइड कंपोनेंट साइड। कंपोनेंट फिलिंग के बाद अब हम बोर्ड की टेस्टिंग करेंगे। तो बोर्ड को सप्लाई दीजिए और आईसी के पास जो झीनर डायोड लगे हुए हैं इन पर हमें वोल्टेज चेक करना होता है। यहाँ पर प्लस माइनस 15 वोल्ट आते हैं जो कि इस आईसी को ड्राइव करते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हमें मेन सप्लाई वोल्टेज दिखाई दे रहा है जो कि प्लस माइनस 70 वोल्ट डीसी के आसपास है। इसके बाद मेज़र करना होता है बायस वोल्टेज। तो बायस वोल्टेज हमें मेज़र करना होता है इस डायोड के पॉइंट पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0.7 से लेके 0.8 के आसपास होता है, और जो अपोजिट साइड मतलब उसके निगेटिव साइड में 0.5 से लेके 0.6 के बीच में होता है। तो यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव में लगभग 0.1 से लेके 0.2 वोल्ट के करीब डिफरेंस होता है इस बोर्ड में। अब इसके बाद देखते हैं इसके मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन कैसे किए जाएं। तो इस बोर्ड में जैसे कि आप जानते हैं +90 +B ग्राउंड फीडबैक -B -90 वोल्ट, ऐसा है इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने 2 पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं। इनका बेस कलेक्टर एमीटर में लिख देता हूँ। ये सभी ट्रांजिस्टर एनपीएन है। तो देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर साइड पर एक रेजिस्टेंस लगती है, एमीटर रेजिस्टेंस। ये 0.335 वाट होती है और ये रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा निगेटिव साइड के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दे देते हैं। तो ये 0.335 वाट है। सेम ऐसे ही एमीटर रेजिस्टेंस निगेटिव साइड के ट्रांजिस्टर के एमीटर पर लगेगी। तो यहाँ पर कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया जा सकता है जो पावर ट्रांजिस्टर हो, जैसे कि 2SC5200, NJW281, 2N3773। बट 3055 लेने से सप्लाई वोल्टेज आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 50 वोल्ट के करीब डीसी पर, 90 वोल्ट नहीं दे सकते। तो देखिए -90 वोल्ट की सप्लाई इस तरीके से जुड़ जाएगी एमीटर पर रेजिस्टेंस लगकर। और ये जो बेस है यहाँ पर देखिए 2 पेयर मैंने ड्रॉ किए हैं, तो दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर एक 10 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस लगेगी। ये 10 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस के जरिए इसके बेस पर सिग्नल फीड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया और ये -B से इस तरीके से जुड़ जाएगा। अगर ज़्यादा पेयर होते हैं तो उससे सेम कनेक्शन होते जाएंगे और ये कॉमन है। यहाँ से हमें स्पीकर
टर्मिनल मिलेगा। स्पीकर आउटपुट के सीरीज़ में आप एक इंडक्टर कॉइल लगा सकते हैं एंड झोबल नेटवर्क 10 ओम एंड 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, वो यहाँ मैंने नहीं दिखाया है लेकिन उसे लगाया जा सकता है। और ये फीडबैक का वायर आपको यहाँ इस तरीके से जोड़ देना है। ग्राउंड, जैसे कि आप जानते हैं, ग्राउंड सप्लाई से आ जाएगा, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और एक ग्राउंड हमें स्पीकर को जोड़ना होता है। अब पॉजिटिव साइड के ट्रांजिस्टर के बेस पर भी हमें 10 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस लगाकर इसे प्लस बी से जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगाई हैं क्योंकि 2 आउटपुट ट्रांजिस्टर हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम 1 वाट है। प्लस बी इस तरीके से जाके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्लस 90 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है ये जाती है कलेक्टर पॉइंट पर। तो पॉजिटिव साइड के कलेक्टर पर पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्टली जाती है उसके कलेक्टर पर, और निगेटिव साइड में एक एमीटर रेजिस्टेंस के थ्रू एमीटर पर। तो इस तरीके से ये ड्राइवर बोर्ड के कनेक्शन हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्लस 90 एंड माइनस 90 जो लिखा हुआ है वो आपको पावर सप्लाई का प्लस माइनस एंड ग्राउंड यहाँ पर लाके कनेक्ट कर देना है। तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं, पावर सप्लाई प्लस एंड पावर सप्लाई माइनस एंड ग्राउंड, तो आप जानते हैं ग्राउंड यहाँ पर GND का वायर यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से इस बोर्ड के आउटपुट ट्रांजिस्टर के कनेक्शन मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। यहाँ पर केवल 2 पेयर ड्रॉ किए हैं, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा पेयर लगा सकते हैं। ये बोर्ड मैक्सिमम 15 पेयर का आउटपुट स्टेज सपोर्ट करता है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर केवल NPN ट्रांजिस्टर ही लगेंगे, PNP ट्रांजिस्टर नहीं लगाना है, इसलिए यहाँ पर बोर्ड पर NPN प्लस NPN क्लियरली लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम प्रैक्टिकली एक पेयर लगाकर इस बोर्ड को चालू करेंगे। तो एक पेयर लगाने के लिए मैं यहाँ पर 2 C5198 ये NPN ट्रांजिस्टर लिए हैं, और इसके एमीटर पर 2 एमीटर रेजिस्टेंस यानी 0.335 वाट की 2 रेजिस्टेंस एमीटर पिन पर मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर बेस कलेक्टर एंड एमीटर पर हम वायरिंग कर लेंगे ट्रांजिस्टर के। मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर की वायरिंग हो चुकी है। यहाँ पर T1 एंड T2 लिखा है। तो T1 ट्रांजिस्टर 1 हमारा कनेक्ट होगा पॉजिटिव साइड से एंड ट्रांजिस्टर 2 निगेटिव साइड से। तो इसके बेस कलेक्टर एमीटर यहाँ पर इंडिकेट किए हैं मैंने। तो देखिए जो बेस का वायर है ये बेस प्लस बी पर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये प्लस बी पर हम इसे सोल्डरिंग कर देंगे। इसके बाद जो कलेक्टर का वायर है प्लस 90 वोल्ट इस लाइन से जुड़ जाएगा, यानी कि इस पर कलेक्टर पर पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्टली जाती है। इसके बाद पॉजिटिव साइड के ट्रांजिस्टर यानी T1 के एमीटर से एक वायर लेना है एंड T2 जो निगेटिव साइड का है उसके कलेक्टर से एक वायर लेना है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है और इसे फीडबैक लाइन पर लगा देना है, यानी कि यहीं से हमारा स्पीकर आउट हो रहा है। तो देखिए स्पीकर आउट किस तरीके से होता है, यानी कि प्लस साइड के एमीटर से वह आउटपुट निकलता है एंड निगेटिव साइड के कलेक्टर से आउटपुट निकलता है, स्पीकर आउटपुट। तो इस तरीके से हमें दोनों को इस तरीके से जोड़ देना है। अब रह जाता है यहाँ पर ये निगेटिव वायर एमीटर का एंड बेस का वायर। तो अब हम यहाँ पर ये निगेटिव साइड के ट्रांजिस्टर का बेस का वायर -B पर जोड़ देंगे। तो ये -B का पॉइंट खाली है, उस -B पर इस वायर को हमें लगा देना है। तो दोस्तों इस तरीके से निगेटिव साइड के ट्रांजिस्टर का बेस का वायर -B से जुड़ रहा है एंड जो ये एमीटर पर आफ्टर एमीटर रेजिस्टेंस जो वायर है ये -90 वोल्ट की लाइन से जुड़ जाएगा। मतलब निगेटिव साइड वाले ट्रांजिस्टर के एमीटर पर निगेटिव सप्लाई एमीटर रेजिस्टेंस के थ्रू जा रही है। तो यहाँ पर -90 वोल्ट है, हम इस टर्मिनल पर इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सोल्डरिंग कर देनी है। अब दोस्तों इस बोर्ड को हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और स्पीकर वायर जोड़कर इस बोर्ड की टेस्टिंग करेंगे। तो स्पीकर वायर एक जुड़ेगा ग्राउंड से और दूसरा जुड़ेगा फीडबैक लाइन से। तो यहाँ पर जो फीडबैक है यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ और दूसरा वायर ग्राउंड पर जोड़ रहा हूँ। हालांकि आप यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल एंड झोबल नेटवर्क लगा सकते हैं, लेकिन जब आप उसे फाइनली लगाते हैं तो उस समय लगाइए, मतलब ज़्यादा पेयर लगाकर आप फाइनल करते हैं तो
यहाँ टेस्टिंग के लिए नहीं भी लगाए तो भी आपका काम हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस एंड ग्राउंड के वायर यहाँ पर बोर्ड से कनेक्ट करने हैं। तो ये इधर साइड में है प्लस 90 वोल्ट। इस बोर्ड को प्लस माइनस 45045 मतलब 45 वोल्ट से लेके 90 वोल्ट तक 90 वोल्ट तक इसको इजीली रन कराया जा सकता है। ग्राउंड का वायर यहाँ जोड़ दिया, प्लस माइनस एंड ग्राउंड यानी कि पावर सप्लाई से इसे जोड़ दिया है। अब दोस्तों इस बोर्ड को हम स्विच ऑन करते हैं। दोस्तों बोर्ड को स्विच ऑन करने के बाद इसमें ऑडियो सिग्नल आपको मिलने लगेगा और इस समय आपको सबसे पहले देखना होगा डीसी ऑफसेट वोल्टेज, जिसे कि 200 मिली वोल्ट की रेंज में आपको मल्टीमीटर को रखकर चेक करना है। तो फीडबैक जहां लिखा होता है वहां पर आपको डीसी ऑफसेट मिलता है 0 वॉल्यूम पर। तो देखिए यहाँ पर 30 मिली वोल्ट डीसी मिल रहा है, यानी कि इस ऑप एम्प में कोई इशू है। हालांकि 0 मिलना चाहिए। तो डीसी ऑफसेट के लिए ऑप एम्प रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको आप बदल दीजिए। अगर ऐसा होता है कि कई बार फेक ऑप एम्प मिल जाते हैं मार्केट से, इस वजह से एग्जैक्ट 0 रीडिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैंने दूसरा ऑप एम्प लगा दिया है। यहाँ पर 741 ये आईसी लगती है या TL71 भी लगा सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर काफ़ी कम हो गया है, 0.7 0.6 के करीब है। तो यानी कि ये 0.6 मिली वोल्ट है, यानी कि बहुत कम है, ऑलमोस्ट ये 0 वोल्ट के करीब ही है। अगर आप इसे 100 या 200 वोल्ट की रेंज में रखकर देखेंगे इस वोल्टेज को, तो ये कुछ भी रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से ये डीसी ऑफसेट इस बोर्ड का सही तरीके से काम करने लग गया, इसकी टेस्टिंग हो गई। तो चलिए इसमें अब कुछ म्यूज़िक प्ले करके देखेंगे। और ऐसा फेक आईसी अगर आपको मिलता है तो आपका डीसी ऑफसेट सही नहीं होगा, तो ऐसे में आप आईसी को बदल दीजिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। एक बात अभी और कहना चाहूँगा कि जैसे जो बंदे इस बोर्ड का पीसीबी लेकर इस बोर्ड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बोर्ड नहीं बन पा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि चालू नहीं हो पाता है, तो निराश मत होइए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर 9527546710। अगर हो सके तो व्हाट्सअप पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बोर्ड आप मुझे भेज सकते हैं। बोर्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होके मिलेगा, उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, केवल आपको कुरियर चार्जेस पे करना होगा। एक तो आप जो मुझे भेजेंगे उसका कुरियर चार्जेस आपको लगेगा, और जब मैं आपको रिटर्न भेजूंगा तो उसके 100 रुपये कुरियर चार्जेस मैं आपसे लूँगा। बाकी और कोई सामान अगर उसमें जला भी होगा तो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूँगा। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल की ये कोशिश है कि जो बंदे ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं जानते हैं वो कंपोनेंट भरकर किसी बोर्ड को चालू करना सीख जाए और अपने काम में लेके आ सकें। हालांकि आज के दौर में रेडीमेड बोर्ड भी मिलते हैं, जिनके पास समय नहीं होता है और जिनका शॉप है वो ज़्यादातर रेडीमेड बोर्ड को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन जिनके पास वक्त है और कुछ सीखने की लालसा है तो वो इस टाइप के पीसीबी में कंपोनेंट फिलिंग करके खुद से चालू करने का जो एक अलग सा मज़ा है वो लेना चाहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत से लोग अभी ये भी बोल रहे थे कि आप पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट कुछ वीडियो में पीडीएफ भी आ जाएगी। तो हालांकि पीडीएफ से पीसीबी बनाने खर्चा काफ़ी ज़्यादा ही पड़ता है। पीसीबी आप रेडीमेड लेंगे तो आपको मुझे लगता है कि सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि जब बल्क में पीसीबी बनाई जाती है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन आप किसी एक पीसीबी के प्रिंट लेकर मार्केट से जाएंगे, आप प्रिंट लेकर आएंगे, फिर उसे क्लैट पर घसेंगे, फिर केमिकल में डालेंगे, मतलब एक ड्रिलिंग, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसमें सारा दिन चला जाता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि भाई हम यही काम करें, तो आपकी भी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो और सर्किट्स लाऊंगा तो उसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा।
इसके साथ दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये छूट रही है कि मैंने आउटपुट स्टेज मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर से बनी हुई आउटपुट स्टेज के कनेक्शन किस टाइप से होते हैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। उसका लिंक इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा, जिसके जरिए आप इस टाइप के बोर्ड में एनपीएन प्लस एनपीएन वाले बोर्ड में आउटपुट स्टेज जो केवल एनपीएन ट्रांजिस्टर से बनी है ऐसी आउटपुट स्टेज को कैसे जोड़ा जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर आउटपुट स्टेज से रिलेटेड वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक में आप जाकर उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।